इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी संस्कृति बदल गई, मतलब कौन कौन से धर्म अलग अलग धर्म को अपना लिए, कौन सा धर्म था जो बदला, कौन सा धर्म जो था जो टकराया। तो सबके बारे में हमें यहाँ पर मिलेगा पढ़ने के लिए। 8वीं में जाओगे, 8वीं चैप्टर में, तो उसमें आप समझोगे संस्कृतियों का टकराव। अभी हमने सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे और अगले अध्याय में उसके टकरावों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। नगर एकदम बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा था। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति वहां पर विकसित हो रही थी। नगर के लोग जितने भी रहते थे, अब ये सोचने लगे थे कि वह गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया वीआईपी हैं, औकात हमारी ज्यादा है गांव के लोगों से। नगर खास करके देखें तो फ्लोरेंस वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे, क्योंकि ये फ्लोरेंस, वेनिस और रोम ये सब कला और विद्या का वहां पर केंद्र बन गया था। इधर बहुत ज्यादा स्कूल, चर्च वगैरह सब खुलने लगा थे। मतलब यही शहर का नाम था, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिल जाती थी, चाहे मिलती भी थी। जो नगर होता था उसको राजा की तरफ से, नहीं तो चर्च की तरफ से थोड़ा मोड़ा सहायता मिल जाता था बनाने के लिए। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। नगर कला, यहाँ पर समझो, अलग अलग पढ़ना है। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए, सही बात है। नगर में भैया स्कूल खुलेगा, सब चीज खुलेगा, तो लोग नगर में जाएंगे, तो केंद्र है ना जी। तो अमीर और अभिजात वर्ग के लोग जितने भी होते थे, अमीर अमीर लोग, वो लोग क्या करते थे, कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। मतलब अमीर अमीर लोग और ऐसे लोग जो काम करते हो, किसी के अधीन में नौकरी करते हो, वे सब कलाकारों और लेखकों के अधीन हुआ करते थे। चाहे अधीन तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, आश्रयदाता थे। मतलब यही लोग उन लोगों को देखते थे, सुनते थे। इसी समय देखा जाए तो मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगर के हो, चाहे दूर दराज देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी थी उस समय। अब पुस्तकें छपने लगी थी, समझो उस जमाने में यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी। और लोग जो थे अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे कि भैया हम अपना पुराने विश्व के, हमारा जो पुराना देश था उससे हम बराबरी करेंगे। तो आधुनिक विश्व की तुलना अब यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करोगे तो ये सही बात थोड़े है। लेकिन लोग करते भी था, अच्छा लगता था उनको। देखते हो ना, कहीं अच्छा बात होता है ना तो कहीं खराब आदमी पहुंच ही जाता है। खराब आदमी काहे को पहुंचता है, तो वहां पर जाकर त्रुटि निकालेंगे, मतलब गलती निकालेंगे। अब यह माना जाने लगा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधित विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया है। जो पृथ्वी का केंद्र संबंधित विश्वास होता है कि पृथ्वी क्यों टिकी है, भगवान होता है, खुदा होता है, अल्लाह होता है, तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया है कि नहीं भैया, पृथ्वी के केंद्र के संबंध का जो विश्वास होता है उसको ही लोग गलत साबित कर दिया। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ भगवान होते हैं। अब ये देखने वाली बात नहीं, भावनात्मक बात होती है। ये तर्क बहुत गधे लोग देते हैं, जो बोलते हैं देखा है क्या, देखे हो क्या, आप देखे हैं क्या। तो ऐसे गधों लोगों से बात नहीं करना चाहिए। ये लोग मूर्ख होते हैं, मूर्खों से लड़ा नहीं जाता, मूर्खों को जिता दिया जाता है। ये लोग अनेकों प्रकार की बात करेंगे, तो ये सब तर्क गलत है। दिखना क्या है भैया, भाव वाला बात है, भावनात्मक बात है, बोलो तो सबूत पेश कर देते हैं, आपको बता देते हैं कैसे है। लेकिन वो कोई नहीं सुनेगा, उनको चाहिए साक्षात। चलिए आगे देखते हैं। तो गलत सिद्ध कर दिया, चूंकि देखे तो वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे, इसलिए गलत सिद्ध कर दिया। नवीन जो भौगोलिक ज्ञान था, नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि
भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। भूमध्य सागर क्या समझे? जमीन पर जो बीच वाला सागर है वही सबसे बढ़िया केंद्र है, विश्व का केंद्र वही है। तो विश्व का केंद्र आपको कहा जाएगा भूमध्य सागर में जैवे करेगा, उसके इर्द गिर्द सब देश तो हिले है। इस विचार के पीछे देखे तो यह मान्यता रही है कि यूरोप विश्व का केंद्र है। यूरोप विश्व का केंद्र है। देखिए विषय 8, जब विषय 8 पढ़ोगे संस्कृतियों का टकराव, तो उसमें हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब नीचे जानते हैं, थोड़ा सा समय में इसको जान लेते हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती थी। क्या चीज? जानकारी, इतिहास की जानकारी 14वीं सदी में यूरोप से, ठीक है, क्योंकि वो लोग उधर से पेपर छापना चालू कर दिए थे। जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रालय और संग्रहालयों में सुरक्षित आज भी रखा गया है। पुराने किताब भी आज भी सुरक्षित वहां पर रखे गए हैं। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द का अर्थ था पुनर्जन्म। क्या चीज? पुनर्जन्म। ऐसे पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं, हिंदी में उसको पुनर्जन्म ही बोला जाता है। तो पुनर्जन्म को कौन मानता है? और हिंदी में उसको पुनर्जागरण बोलते हैं। पुनर्जागरण मतलब फिर से सोकर फिर से उठ जाओ। हाँ, सोकर उठने को पुनर्जागरण बोलते हैं। लेकिन पुनर्जन्म का मतलब हो जाता है कि आदमी मर गया, फिर से जन्म लिया और वही सोच समझ उसके में विकसित हो गया उस बच्चे में, तो उसको लोग पुनर्जन्म बोलते हैं। चाहे पिछले जिंदगी याद आ गए उसको भी पुनर्जन्म बोलते हैं। तो शब्द का प्रयोग, पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है कि क्या बताता है, मतलब इसका प्रयोग करके उन लोगों ने बता दिया कि भैया पुनर्जन्म होता है। तो स्विट्जरलैंड के ब्रिसल विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैबक वर्कहार्ट, नाम है जैबक वर्कहार्ट, तो उन्होंने इस पर बहुत अधिक बल दिया। किस पर? पुनर्जन्म पे। कब? 1818 से लेकर 1897 के बीच में बहुत बल दिया कि भैया कुछ तो निकालते हैं यहां से, लेकिन देखो निकलता है कि नहीं। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वन रांके इतिहासकार का पहला उदय है कि वह राजाओं और राजनीति के बारे में लिखें। उनको बोला गया कि आप राजाओं और राजनीति के बारे में लिखें, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। मतलब सरकारी जितने विभाग के कागजात है, फाइल है, उसका इस्तेमाल करे और सरकार के लिए, राजनीति के लिए लिखे। पर वर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से, जो उनके गुरु बता कर गए थे कि आपको क्या करना है, तो सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे, मतलब उससे खुश नहीं थे। देखो यहाँ पर कितना सुंदर लाइन लिखा गया है। अब मैं सुंदर कैसे बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो। उनके अनुसार देखा जाए तो इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। जितना राजनीति से है इतिहास, उतना ही संस्कृति से भी है। इसलिए संस्कृति को छोड़कर राजनीति को नहीं उठाना चाहिए। संस्कृति को उठाओ, राजनीति तो खुद ब खुद उठ जाएगा। 1860 ईस्वी में वर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशंस फॉर द रेनेसा इन इटली नामक एक पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वस्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया। नया नया कुछ उसमें छपवाया, लिखवाया और यह बताने की कोशिश की, यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। नए नए मानव पनप रहे थे, मानव में विचार पनप रहा था, मानव सीख रहा था, मानव नगर बसा रहा था, गांव को बेहतरीन कर रहा था, खेती बाड़ी को बेहतरीन कर रहा था, किसानगिरी को आगे बढ़ा रहा था, किसानवादी को आगे बढ़ा रहा था, मनुष्यवादी को आगे बढ़ा रहा था। बहुत खुश हुआ वो। उन्होंने यह लिखा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी। ठीक है, कौन सा विश्वास था?
कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय ले और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ हो। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। जो मध्यकालीन मानव होते थे, जो मिडिल क्लास फैमिली होते थे, उन पर किसका नियंत्रण था? चर्च का नियंत्रण था। क्योंकि भैया वही इनको पैसा वैसा देता होगा, चाहे खाने पीने के लिए कुछ देता होगा, काम देता होगा, चाहे उनके खेतों में काम करते होंगे, इसलिए वह उन्हीं के अधीन, उन्हीं के नियंत्रण में काम करते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे इटली के नगरों का पुनर्स्थापन। तो इटली का नगर शायद भसा हो गया क्या? नहीं, जो था उसी को और बेहतर बनाया गया। यहाँ पे आज इटली का दृश्य आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, ऐसा दृश्य उधर का है। बहुत रोमांचक दृश्य है, रोमांचक। देखा जाए तो पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो इटली का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र जो था ना, वो खत्म हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी वहां पर। रोम का पोप जो अपने साम्राज्य में बेशक सार्वभौम था, बेशक एकदम आजाद था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी रोम वालों ने राज किया। और फिर वहां पर यूरोपीय राजनीति वहां पर पनपी। देखो क्या होता है उसके बाद। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र, एक अरसे क्या होता है मतलब कुछ वर्षों से, तो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नए रूप ले रहे थे। सामंती संबंध जुड़ रहा था, नया नया रूप ले रहा था। लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था और इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। जो पूर्वी यूरोप जो था, बाइजेंटाइन साम्राज्य मतलब बाइजेंटाइन राजा जो था, उनके साम्राज्य में वो बदल रहा था। और उधर कुछ और पश्चिम में चले जाएं तो इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा था उस समय वहां से। इटली एक कमजोर देश था और उनके टुकड़े में बटा हुआ था। इटली कमजोर देश था, लेकिन यूरोप के टुकड़ों में ही वो सब बटा हुआ था। परंतु उन्हीं परिवर्तनों ने, जो परिवर्तन हुआ था, तो इन्हीं परिवर्तनों ने इस्लामी संस्कृति के पुनः स्थापन में सहायता प्रदान करती है। और इटली के पुनः स्थापन में सहायता प्रदान करती है कौन? क्योंकि सब किसी से वो जुड़ा हुआ था और इस्लामी संस्कृति के पुनः स्थापन में सहायता मिल गई। किसके? परिवर्तनों की वजह से। धीरे धीरे सब बदल रहे थे, अभी बदलेगा भैया। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्तीय बंदरगाह जो होते थे पुनर्जीवित हो गए। जो बंदरगाह बंद हो गए थे वो फिर से अब चलने लगे। और हाँ, बंदरगाह से कहानी याद आ जाता है, बहुत हंसने वाली कहानी है। जब मेरे पापा छोटे हुए करते थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे लोग, तो एक मास्टर जी थे और एक बार खड़ा कराए और पापा से पूछे, मेरे पापा का नाम कृष्णा है, तो कृष्णा, बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह किसे कहते हैं? मेरे पापा जी बोल रहे हैं, जहां पर बंदरों को कसकर कहा जाता है, मतलब जहां पर बंदरों को कसकर पीटा जाता है, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। मास्टर जी इतना मारे कि सब हाथ पैर फाड़ दिए मारते मारते। तो बंदरगाह उसी को बोलते हैं जहां पर अनेकों प्रकार के नाव दूसरे देश के चाहे अपने देश के लग सके, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। आप याद रखना, नहीं तो आपके बंदरगाह सूझ जाएंगे। 12वीं शताब्दियों से देखें तो जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग की शुरुआत किया, चीन के साथ रेशम मार्ग, इसको बोलते हैं सिल्क रूट, इंग्लिश में सिल्क रूट। ऐसे आप बहुत जगह जाओगे तो सिल्क रूट बार भी होता है, सिल्क रूट बार, जो आपको ऐशो आराम के लिए होता होगा। देखिए विषय 5 यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़े थे लोग, हम लोग तो इसके बारे में पढ़े थे, बंदरगाह के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में, रेशम मार्ग के बारे में हमने पढ़ा ना, मंगोलों के बारे में। हाँ, तो वही इसमें भी बताया जा रहा है।
तो उन लोगों से व्यापार आरंभ किए तो इसके कारण पश्चिमी यूरोप देशों के व्यापार को बढ़ावा मिल गया बहुत ज्यादा। और इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिकाएं यहाँ पर निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग मानते हैं। क्या मानते हैं? शक्तिशाली साम्राज्य के अंग मानते हैं। यहाँ पर आप देखो, इटली के राज्य कौन? रोम, पीला वाला, उसके उधर भी सब इटली का राज, और बाकी सब यूरोप का राज। आप भी अपना राज्य पाठ बना सकते हो भैया। आपको लड़ना आता है तो बनाओ, बोलना आता है तो सीखो, बोलना आता है तो बोलो, लेकिन साम्राज्य बनाओ यार। आम जिंदगी में जन्म लिया, आम में मरना नहीं है। एक नया करो, कुछ अजूबा करो, कुछ खास करो। अब देखो यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने कहा पछोड़ा था, तो साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे। किसको? इटली को। चलो छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। किसको? आप ऊपर देख लो यहाँ पर फिर से। तो अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग, कौन सा? इटली। और मंगोल तो थे भाई। इटली जो था अपने आप को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का अंग मानता था, जिसमें यूरोप का अंग मानता था, लेकिन अंग के रूप में ही नहीं देखते थे उसको। तो उसको एगो अंग देखा ही नहीं जाता, तो उसको छाट दिया था सब। बल्कि देखे तो एक तरीके से स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे उसको। और नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस, नगर के अंदर फ्लोरेंस और वेनिस गणराज थे। वहां पर अलग ही कुछ संविधान चलता था। कई अन्य दरबारी नगर थे जिसका शासन राजकुमार चलाते थे। उधर के जो राजकुमार थे वही शासन चलाते थे। इनमें देखा जाए तो सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। पहला वेनिस था, दूसरा जिनेवा था। मतलब शहर जिस तरफ पनपा आगे आकर, वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि, यहाँ पर समझो आप फिर से, कि इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला शहर था वेनिस, दूसरा शहर था जिनेवा। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी जितने भी हुआ करते थे, नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। जितने भी महाजन व्यापारी थे सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपते थे। वहां पे ये सब लोग साथ में आते थे तो मालूम चलता था कि एक ही देश के आदमी है, तो नागरिकता यहाँ पर सामने पनपती थी, दिखती थी। नागरिकता भी दिखती थी और एकता भी दिखता था। नागरिकता इसलिए कितने लोग हैं, एकता इसलिए कितना संगठन था। यहाँ तक कि देखा जाए तो अब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथों में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ एक नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अब समझो कि नगर का विकास निवास तो होता गया, लेकिन वहां के नागरिक अपने आप को क्या बोलते थे? नगर के निवासी, शहर के निवासी। तो उसमें उन लोगों को गर्व महसूस होता था, एक तरीके से अहंकार जैसा। उनको लगता था कि हम ही सब है, गौवा वाला सब गंवार है, और गौवा गंवार है, वही सब बोता है तो तुम सब खाते हो जी। यार छोरो, किसको समझाना है यार? समझाने के लिए इशारा ही काफी होता है। समझदार इशारे से सीख जाता है, लेकिन बेवकूफ कभी नहीं सीख पाते हैं। आप इतना जानो कि जिस तरह आप शहर में मेहनत करते हो, वैसे ही गांव में किसान मेहनत करते हैं। इसलिए कभी भी फर्क मत करना, क्योंकि गांव के लड़के को भी इंग्लिश बोलने आता है, गांव के लड़के को भी लड़ने आता है। गांव का लड़का बढ़िया बढ़िया लोग को हरा सकता है टाउन में आकर, लेकिन उसके लिए उसके में उतना हिम्मत नहीं होता है। ये एक कारण है। लेकिन जिस दिन हिम्मत बिल्ड हो जाता है, उस दिन सबको हालत खराब हो जाता है। ये देखो आप, नगर और राज्य, इधर से उधर जाने के लिए पुलिया बनाया गया है, उसके बीच से निकलने के लिए नाव को पुलिया के बीच में गैप छोड़ दिया गया है। ऐसे ही प्रकार के उधर नहर बनाए जाते थे, नदी बनाए जाते थे, उसके साइड में शहर बसा दिया जाएगा, इधर उधर लोग आ जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ बनाए जाते थे। आप भी जाओगे, अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं।
कार्डिनल गैस्पारो, कार्डिनल गैस्पारो कांतारीना। तो उसने 1483 से लेकर 1542 अपने ग्रंथ दी कॉमन्सवेल्थ एंड गवर्नमेंट फॉर वेनिस, वेनिस के गवर्नमेंट के लिए लिखा था, जो 1534 में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें अपने नगर और राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखे थे। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल, जो भी उधर का कॉमनवेल्थ होता था, उसके संस्थापक के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार जो होता था एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्षों से अधिक आयु वाले सम्राट वर्ग के सभी पुरुष को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले देखें तो मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथों में संयुक्त मंडल के शासन की भागदौड़ है, शामिल क्यों नहीं किया था। मतलब ऐसा कि उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के ताकत क्यों नहीं शामिल किए, क्योंकि उन नगरों में रहने वाले अनेक प्रकार के गड़बिगड़िया, ऐसे लोग गड़बिगड़िया चाहे गढ़ बिगाड़ दे, झगड़ा करवा दे, जन उपद्रव होते रहते थे और यहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव पड़ता रहता था। समझे? कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए, और दूसरी ओर सचित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है वे प्रायः देखे तो निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि देखें तो इस शर्त के लिए वह केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहे, ऊंचे अमीर लोग चाहे वंशीय लोग ही सत्ता में न रहे, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफी बढ़ जाएगी और न कि संयुक्त मंडल की। इसीलिए सोचा गया कि नहीं, अमीर लोगों को दबाओ, इसीलिए लगा दिया गया ये नियम कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान तो लड़ेगा ही, लेकिन अनपढ़ लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, वहां का शासन चला सकते हैं। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हो, तस्वीर लिखा है जी वेलिनी का द रिकवरी फॉर द रेलिक। ये बेल्जियम का लग रहा है, चलो देखते हैं कहाँ का है। तो ऑफ द होली क्रस, ये क्या है? रेलिक फॉर द होली क्रस, मतलब पवित्र क्रस के स्मृति शेष के पुनः प्राप्ति। चित्र 1370 की एक घटना, ये 1370 की एक घटना है याद में। तो 1500 में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। ये 15वीं शताब्दी के वेनिस का बनाया गया है। तो वेनिस शहर देखो कितना एडवांस था पहले, तो समझो आज कितना एडवांस होगा। सेम लाइक वैसा ही। चलिए यहाँ पे देखते हैं। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए। गरीब लोगों को छोड़ दे जो भीख मांगते हैं, तो उसके अलावा जो भी लोग हैं सत्ता में आने के लिए वह अपना फॉर्म भर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये माना गया और इसको चालू कर दिया गया। चाहे वह अभिजात वंशीय हो, चाहे वह नौकरी करने वाले हो, वे लोग हो जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात हो, मतलब ऐसे लोग हो जो अपने गुणों के कारण सामने आए, इस सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। और सही में मिलना चाहिए, इसीलिए कुछ यहाँ पर बदलाव कर दिए गए कि नहीं, आम जनता भी चुनाव लड़ सकती है। 14वीं और 15वीं शताब्दियों के बीच में क्या हुआ इसके बारे में यहाँ पर जानना है। कब से? 14वीं और 15वीं शताब्दियों में, उसके बीच से। तो 1300 में क्या हुआ? इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा था कि मानवतावाद, मनुष्य कल्चर, मानव कल्चर। 1341 में पेटार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 तो उसमें फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
1390 में जेफरी चार्ल्स की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन हुआ था। 1436 में 1436 तो उसमें ब्रुनेलिसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया था। उनका सामने परिरूप मतलब उनका व्यवहार विचार यहाँ पर सामने तैयार किया और सामने पेश किया। 1453 में कंस्तुनतुनिया आज उसको किस नाम से जानते हैं? कंस्तुनतुनिया को आप इसको कमेंट में बताओ। तो कंस्तुनतुनिया को बैजेंटाइन शासक को ऑटोमन साम्राज्य ने पराजित किया। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप, इसको बोलते हैं मूवेबल टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया, मतलब बाइबल को आप छाप दिया। 1484 में हुआ कि पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन किया, उसके बाद अक्षांश की गणना की कि कितना बजे कब बजेगा, समय काल को यहाँ पर बनाया। और 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1495 में लियोनार्ड द विंची ने द लास्ट सपर अंतिम भोज यहाँ पर चित्र बनाया है। 1512 में क्या हुआ था? माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया और उसको प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं तो विश्वविद्यालय और मानवतावाद। इसमें आप विश्वविद्यालय में आपको कॉलेज के सेक्टर में हो जाएगा मानवतावाद होता क्या है, उसके बारे में इसको यहां से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो एक अंश के रूप में आपको हम बता देते हैं, ऐसे इसको अगले भाग में बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में हम बता देते हैं कि विश्वविद्यालय, आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो आप वहां पर पढ़ने के लिए जाओ, मस्ती करने के लिए मत जाओ, क्योंकि माँ बाप मस्ती करने के लिए पैसे नहीं देते हैं, माँ बाप पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। मस्ती करने का चक्कर में मस्ती की आदत लग जाएगा तो आपके कैरियर के लिए बहुत खराब हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ मस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन एक हद तक, हद से ऊपर नहीं। कॉलेज में जाओ तो ये नशीली दवाइयों, नशीली ड्रग्स का ना उसके में शामिल होना और ना ही कभी उसका सेवन करना, कभी भी मत करना कॉलेज में जाना। तो नहीं तो एक बार अगर आदत पकड़ ली है तो आदत कभी नहीं छूटेगा, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे तो अमीर लोगों का ठीक नहीं है, लेकिन गरीब लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आपको बताते हैं कॉलेज में जाना तो कभी भी करना मत। मानवतावाद मतलब इंसानियत। तुम गरीबों को दान दो, बाकी लोगों को दान नहीं देने का। मंदिर में दान देते हो ठीक है, लेकिन गरीबों को भी दान दो। आप समझो कि 40,000 मंथली कमाते हो तो उसमें से 2,000 रुपया आप निकाल दो कि इर्द गिर्द जो भी आएगा तो उसको 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 200, 200 ऐसे रुपया हम उसको देंगे, चाहे उसको कुछ खरीद कर दे देंगे। तो इसके लिए आप अपने आप को आगे करो, इसके लिए अपने आप को बनाओ कि हम दूसरों की मदद करने के लिए कोई भी कदम हम उठा सकते हैं। इस प्रकार की कुछ श्रेणियों को बनाओ तो आपको एक अच्छा अनुभव महसूस होगा कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते थे और क्या कर निकाले हम। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के यहाँ पर शिल्पलेखों को प्रस्तुत किया जाता है। विश्वविद्यालय में जाओगे तो आपको अनेकों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, आप जो पढ़ना चाहते हो आप पढ़ ही सकते हो उसमें से। मानवतावाद, तो मानवतावाद में आपको तो इंसानियत के बारे में सिखाया ही जाएगा। देखो इस मानवतावाद में क्या दिया जा रहा है, आपको मैं इसको पढ़ के ही बताऊंगा, ऐसे बता सकता हूँ लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ। आपको अभी तक कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ऐसे हमारी यूपी बिहार में देखे तो 11 का पढ़ाई कोई करता नहीं है, लेकिन देखते हैं जो पढ़ेगा तो जरूर मैसेज करेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।